हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। तो जैसा कि अभी हमने देखा था कि जो अब तक का जैम का सिलेबस था, जैम एमएस का सिलेबस था, वो थोड़ा अलग था। जो अगली बार से जो सिलेबस आने के लिए है कि मतलब जो अभी अभी डिफाइन किया इन्होंने, जैम एमएस 2022 वाली साइट, ठीक है। आप साइट पे जाके चेक करोगे तो वहां पे देखोगे कि सिलेबस में थोड़ा सा वेरिएशन हुआ है, ठीक है। तो मेरे एक दो फॉलोअर्स या फिर कह सकते हैं सब्सक्राइबर्स या कह सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो एक दो ने मेरे को बोला कि भैया थोड़ा सिलेबस के बारे में देख लो कि सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है तो थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर दो। तो उसके ऊपर ही है। तो मैंने भी सिलेबस देखा नहीं है, बस अभी इसको डाउनलोड किया है। तो अभी देखते हैं कि सिलेबस के अंदर है क्या, क्या चेंजेस किए हैं, कहाँ से हमें क्या चीज समझनी है और क्या नया ऐड ऑन करना है और पेपर अब किस फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो सिलेबस को देखना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो लाइन इन्होंने लिखा है कि जो अब हमारा पेपर होगा, दैट पेपर विल बी ऑफ 30% मैथ्स एंड 70% स्टैट्स। तो सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे हो गया कि पहले जो हमारे पास मैथ्स होता था वो था हमारे पास कितना 40, और जो स्टैट्स था वो हमारे पास था 60। अभी इन्होंने बोल दिया कि हमारा जो मैथ्स होगा वो होगा 30 और जो स्टैट्स होगा वो होगा 70। तो अब इस चीज से क्या समझ में आया, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमें मैथमेटिकल चीजें जो हमें देखनी होती थी उसकी वेटेज कम हो गई है। इसका मतलब अब हमें कोर स्टैटिस्टिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मैथ्स पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। अब तक का ऑब्जर्वेशन ये था कि जिस बच्चे का मैथ्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता था, जो मैथ्स में स्कोरिंग मार्क्स लेके आता था, उसके चांसेस बढ़ जाते थे सिलेक्शन के। यहाँ पे भी वही होगा। अब यहाँ पे 30% का मतलब ये हो गया कि हमें अब बिल्कुल बेसिक चीजों को इतना ध्यान नहीं देना होगा। कहीं ना कहीं पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं लाइक रियल में हो गया, कि जितने भी हमारे पास टेस्ट होते थे, ठीक है, उन सबको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। रियल में ये पार्ट हो गया। डिफरेंशियल में क्या हो गया कि हमने जो मेजर टॉपिक्स थे, मतलब बिल्कुल बेसिक चीजें अब शायद नहीं पूछेंगे, ठीक है, पॉसिबल चांस है ये मैं नहीं कह रहा कि पेपर ऐसा ही आएगा, बिकॉज मैं बना भी नहीं सकता ठीक है, इतना कुछ आता भी नहीं है। और मतलब एक ऑब्जर्वेशन है कि मान सकते हैं कि 30% के अंदर वो मेजरली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनसे ही पूछेंगे, ठीक है। तो मैथ्स के अंदर हमें बहुत बेसिक चीजों के ऊपर अब नहीं जाना होगा, उन चीजों को ध्यान से पढ़ना होगा जिनके एप्लीकेशन पार्ट जाता है, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन ये हो सकती है यहाँ पे। अब आते हैं सिलेबस के ऊपर। तो अगर हम सिलेबस को देखना चाहें तो इन्होंने देखो सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या कहा, मैं एक बार इसको रीड कर लेता हूँ। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, देयर कन्वर्जेंस एंड लिमिट, ओके ओके, सीक्वेंस मोनोटोनिक, लिमिट, लिमिट ऑफ स्टैंडर्ड सीक्वेंस, ओके, इनफाइनाइट सीरीज, ओके। तो देखो जितना इस सिलेबस को मैं देख के समझ पा रहा हूँ कि रियल एनालिसिस में उन्होंने क्या बोला है। जो पिछला सिलेबस था उनमें उन्होंने क्या बोला था कि सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, उसके अंदर उन्होंने सिलेबस को पूरा डिफाइन करके नहीं दिया था। थोड़े मेजर टॉपिक्स लिख के दे दिया था, लेकिन बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं किया था कि ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। यहाँ पे सिलेबस में मैं एक चीज देख पा रहा हूँ कि सिलेबस नियरली सेम है, जो पीछे था वही एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे जो थोड़ा बहुत चेंज हुआ होगा जो वहां पे नहीं था, ठीक है, वो है कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, ठीक है। इस सिलेबस के अंदर जो इन्होंने एक टॉपिक लिखा है यहाँ पे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, और जो यहाँ पे है लेबनिज टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एंड कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। बेसिकली ये टॉपिक थोड़े नए हैं। हो सकता था वहां पे जो हम पीछे पढ़ रहे थे काफी बच्चे थे जिन्होंने ये सब पहले भी पढ़ा था, लेकिन वहां पे ये था कि इन जनरल अगर मैं 100 बच्चों का सैंपल लेता हूँ तो वहां पे 70 बच्चे नहीं पढ़ रहे थे इन चीजों को, ठीक है, क्योंकि वहां पे सिलेबस में ये चीजें डिफाइन नहीं थी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफाइन करके दे दिया है। इसका मतलब चांस है कि यहाँ से भी अब न्यूमेरिकल या फिर क्वेश्चन आ सकता है। तो वहां पे मतलब जनरली देखो, अगर देखा जाए ऑब्जर्व किया जाए तो 70 की जगह हम ले सकते हैं 90% बच्चे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस को तो पढ़ ही लेते थे, ठीक है। इन जनरल मेरा एक्सपीरियंस था कि हाँ, मतलब कि मेरे साथ के फ्रेंड थे जो प्रिपेयर किया फिर सिलेक्शन हुआ, तो उनमें मैंने देखा कि उन्होंने एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस वाला टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो अलग से टॉपिक है कि अल्टरनेटिंग सीरीज के बारे में, लेबनिज टेस्ट, ये नहीं पढ़ा था काफी बच्चों ने। कंडीशनल कन्वर्जेंस ये भी नहीं पढ़ा था। कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये भी नहीं पढ़ा था। मतलब ये टॉपिक छोड़ दिए थे, जो कि अब के सिलेबस में इन्होंने डिफाइन किया है। और इन्होंने बोला है कि हमारे पास मैथ्स 30% ही आएगा। उसका मतलब अब हमें मैथ्स को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उस 30% में कुछ भी कवर हो सकता था, ठीक है। जब हम 40% की बात कर रहे थे तो वहां पे ये था कि 40% में हो सकता है 20% हमारा थोड़ा हायर ग्रेड से आ जाए, 10% मीडियम से आ जाए और 10% इजी से आ जाए। तो अगर हम इजी वाला करते हैं, मीडियम वाला करते हैं और हायर वाला थोड़ा कम भी करते हैं तो भी चल जाता था। लेकिन यहाँ पे 30% ही आ रहा है, तो इसका मतलब जो हायर है उसका भी चांस बढ़ गया, ठीक है, वो आ सकता है। थोड़ा सिलेबस भी थोड़ा वो डिफाइन कर दिया, तो ये चीजें भी हमें कवर करनी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेजरली हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज ये पढ़ना है, जो पीछे वाले सिलेबस में इतना वेल डिफाइंड नहीं था, ठीक है। उसके बाद हम अगले टॉपिक के ऊपर अगर हम आना चाहें तो दैट इज कैलकुलस, ओके। इसके अंदर देखता हूँ मैं क्या क्या बोल रखा है इन्होंने। लिमिट, ओके, कंटिन्यूटी, ओके, डिफरेंशियबिलिटी, प्रॉपर्टीज,
ओके ओके, रोल्स, लैग्रांज, ओके, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, लेबनिज रूल एंड इट्स प्रॉपर्टी। ओके ओके ओके। तो देखो मतलब अभी तक मैंने जो सिलेबस अभी यहाँ तक रीड आउट किया मैंने, ठीक है, जो मतलब मैंने पढ़ा है तुम भी पढ़ सकते हो कि लिमिट देखा इन्होंने, लिमिट पहले भी था, ओके, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल वो भी पहले था, तो ये भी हमें करना है, ठीक है, प्रॉपर्टीज हो गई, ओके, ये भी हमने पढ़ रखा है, रोल्स थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम ये भी हो गई, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ये भी है, लेबनिज रूल एंड इट्स एप्लीकेशन, टेलर थ्योरम एंड लैग्रेंज, ओके। तो ये जो यहाँ तक मैंने जहाँ पे रिमाइंडर तक मार्क किया है, ये चीज मतलब क्या हो गया जो पहले भी था, और अगर मैं इसको और भी अच्छे से बोलना चाहूँ तो इसको हम बोल सकते हैं कि स्कूल लेवल पे भी हमने ये पढ़ा है, ठीक है, स्कूल लेवल तक का ये सब चीजें थी जो हम स्कूल लेवल पे भी पढ़ के आ रखे हैं, और मतलब ये चीजें पढ़ रखी है हमने। उसके बाद इन्होंने बोला कि टेलर सीरीज और मैक्लेरन सीरीज, ओके, ये भी हमने पढ़ रखी है, और वीकेंड से ये पिछले सिलेबस में भी थी, तो इसमें भी कुछ भी नया नहीं है। उसके बाद इन्होंने बोला इंडेटरमिनेट फॉर्म एंड एलोपिटल रूल, ये भी हमने पढ़ रखा है, पहले भी सिलेबस में था, ओके। मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ रियल नंबर, ओके, क्रिटिकल पॉइंट ये भी पहले था, लोकल मैक्सिमा मिनिमा ये भी था, ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा ये भी था, एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये भी था, ओके। सो देखा जाए तो जो हमारे पास वन वेरिएबल के अंदर कैलकुलस हो गया, ये पीछे वाला ही है, ठीक है। डिफरेंशियल के अंदर इन्होंने जो वन वेरिएबल में जितना भी बोला वो हमारा पुराना सिलेबस है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, और वी कैन से कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हमने नहीं पढ़ा या फिर सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज हुआ, ओके। लिमिट के ऊपर बात करें टू वेरिएबल वाली के ऊपर, तो ये भी सिलेबस मेरे को सेम सेम लग रहा है, सेम ही है, ओके ओके। सो देखा जाए तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ तक जो क्रिटिकल पॉइंट वाली बात है, ठीक है, तो अगर तुम पुराना सिलेबस देखोगे उसके अंदर भी ये सारे के सारे टॉपिक दे रखे होंगे, ये सारी चीजें हमें पढ़नी होंगी। वहां पे भी ये था कि हमें टू वेरिएबल के लिए भी ये सारी चीजें पढ़नी थी, मैक्सिमम मिनिमा तक पढ़ना था, क्रिटिकल पॉइंट भी पढ़ने थे, ठीक है, सैडल पॉइंट भी पढ़ने थे, ये सब हमें पढ़ना था, ओके। इसके बाद यहाँ पे जो एक नई चीज एड ऑन की है वो ये टॉपिक ये हो गया कंस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, ठीक है, ये एक नया टॉपिक है, इसको हमें पढ़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नया क्या हो गया, जो कंस्टेंट ऑप्टिमाइज टेक्निक होगी ये एक नया टॉपिक हो गया, इसको हमें कवर करना होगा, बाकी सारे टॉपिक हमारे सेम, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पुराना सिलेबस नियरली वो का वो तो पूरा है ही, ठीक है, जो हमने अभी 2 यूनिट में देखा कि जो पुराना सिलेबस इन्होंने दिया था जो पीछे तक के जैम में था वो तो सिलेबस हमें कवर करना ही है, उसके अलावा हमें एक आधा टॉपिक हर एक यूनिट में नया दे रखा है, तो इतना चेंज है नहीं, मतलब थोड़ा सा चेंज है, माइनर सा चेंज है। अब कोई बोले कि यार तेरे को है ना, मतलब मेरे को कोई मेरा फ्रेंड आके बोलता है कि चल यार गोलगप्पे खाने चलते हैं, ठीक है, अब जनरली मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मैं 20 गोलगप्पे खा लेता हूँ, ठीक है, अज्यूम कर रहा हूँ मैं, ठीक है, हो सकता है 25 भी खा सकता हूँ, हो सकता है 15 भी खा रहा हूँ, तो हो सकता था मैंने बोला कि मैं 20 गोलगप्पे खा सकता हूँ, अब मेरा फ्रेंड आया कि यार थोड़ा सा चेंज करते हैं, चल तू 20 की जगह 21 खा, ठीक है। तो देखो अभी 2 यूनिट की ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि उसमें भी एक नया टॉपिक इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे भी एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया, तो मतलब कि हमें जितना पढ़ना था वो सब तो है ही, उसके अलावा एक एक चीजें और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इतना फर्क डालेगा नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत डालेगा कि हाँ पढ़ने का टाइम अगर पहले हमने पूरे कैलकुलस को पढ़ने के लिए 10 घंटे लगाए थे तो अब 11 लगाएंगे और कुछ नहीं, ठीक है, तो थोड़ा बहुत चेंज है, ये थोड़ी चीजें हम कवर कर लेंगे, तो एक नया टॉपिक है, इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद अगर हम इंटीग्रल में आना चाहें तो इंटीग्रल में क्या है, इंटीग्रल कैलकुलस में इन्होंने पूरा सिलेबस आई थिंक सेम दे रखा है, सिंगल इंटीजर इंटीग्रल दे रखा है, ओके, लेबनिज रूल दे रखा है, एप्लीकेशन दे रखे हैं, डेरिवेशन दे रखा है, ओके, डिफरेंशिएशन सॉरी, इम्प्रॉपर, बीटा गामा, ओके, प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे ना जो बीटा गामा लिख रखा है इन्होंने, बीटा एंड गामा इंटीग्रल, इसको याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी हम मतलब स्टैट्स में भी काम करेंगे या फिर मैथ्स में काम करेंगे तो बीटा और गामा इंटीग्रल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, इनका एप्लीकेशन पार्ट काफी ज्यादा है, तो इनको हमें हमेशा याद रखना है, चाहे तुम स्टैट्स पढ़ रहे हो या फिर मैथ्स पढ़ रहे हो, हर दोनों पॉइंट में, मतलब दोनों सब्जेक्ट के लिए दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद इन्होंने बोला डबल इंटीग्रल, ओके, चेंज ऑफ ऑर्डर, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है भैया, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ आर्क लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। सो देखा जाए तो इंटीग्रल कैलकुलस के सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है, यहाँ पे पुराने वाला ही सिलेबस चलेगा, यहाँ पे बस एक नया टॉपिक है ये वाला, और उसमें था एक छोटा सा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वाला, ओके। अब उसके बाद हम अगले टॉपिक के ऊपर आते हैं, तो अगला टॉपिक हमारे पास है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, तो ये हो गया वेक्टर स्पेस, ओके, सबस्पेस, ओके, स्पैन, ओके। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स वाले पार्ट में देख रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है, नई तो नहीं बोलेंगे, मतलब जो बच्चा मतलब सीरियसली लीनियर अलजेब्रा पढ़ना चाह रहा होगा, मतलब जिसको सही में लीनियर अलजेब्रा सीखना है या फिर पढ़ना है, वो हमेशा वेक्टर स्पेस और सबस्पेस वगैरह ये चीजें पढ़ता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम सीरियसली लीनियर अलजेब्रा को समझना चाह रहे हैं तो हम इन टॉपिक्स को स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो अब तक का जैम था, मतलब जैम 2021 तक का अगर मैंने देखा, तो अगर वहां तक की मैं बात करूं तो वहां पे वेक्टर स्पेस वगैरह इनसे मतलब मिनिमल क्वेश्चन आए, ठीक है, 100 में से कोई 2 क्वेश्चन आ गए,
तो इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम थी। तो इसका मतलब बच्चे मतलब इनको स्किप कर देते थे, वहां पे भी ये डिफाइन नहीं था कि वेक्टर स्पेस वगैरह पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे हम सभी को वेक्टर स्पेस भी काफी अच्छे से समझना होगा, सब स्पेस भी समझना होगा, और इंडिपेंडेंस डिपेंड ये तो पहले भी था। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस और सब स्पेस को अब समझना होगा, क्योंकि पहले सिलेबस में ये चीज डिफाइन नहीं थी इतनी, जितनी मेरे को याद है, लेकिन अब इन्होंने डिफाइन करके दे दिया, तो यहाँ से भी न्यूमेरिकल या फिर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और लीनियर अलजेब्रा की स्टार्टिंग यहाँ से ही होती है, तो अगर सीरियसली लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है तो ये तो पढ़ना पड़ेगा ही। ठीक है, इसके ऊपर हम बात करते हैं डायमेंशनल बेसिस। ओके, ये भी उसके अंदर ही आ गया, पहले हम स्किप कर देते थे, मतलब हर कोई नहीं करता था, लेकिन हाँ मेरे जैसे बच्चे जो आलसी है, क्योंकि सारा नहीं पढ़ना मेरे को, वो स्किप कर देते थे। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स। ओके ओके, जो इन्होंने मैट्रिक्स थी पिछली बार, देखो जो मैट्रिक्स अगर पीछे वाले सिलेबस में देख रहा था, तो वहां पे हमारे पास क्या था, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और शायद ऑर्थोगोनल, जितना मेरे को याद है। ठीक है, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल, इन 3 मैट्रिक्स को काफी इंपॉर्टेंस दी गई थी, और हमेशा इनसे ही क्वेश्चन आ रहा था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने देखो 1-2 मैट्रिक्स और ऐड ऑन कर दी, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ओके, यूनिटरी, इडेम्पोटेंट एंड निलपोटेंट। तो अभी हमें इन सब मैट्रिक्स को भी ध्यान से पढ़ना होगा। बेसिकली देखो जो सिलेबस में डिफाइन करके देते हैं, हमें उन चीज को बहुत ही सीरियसली पढ़ना होता है, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई तेरे को ये तो पढ़ना है, तो ये तो पढ़ना है भी। अब लाइक मैं मेरे घर से निकलता हूँ, मेरे पापा बोलते कि यार इस रास्ते से पानी भरा होगा, तो इस वाले रास्ते से जा। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, मैं इस वाले रास्ते से ही जाऊंगा, मैं और कहीं से भी जा सकता हूँ, हो सकता है मेरे पास एक और रास्ता हो, लेकिन पापा बोलेंगे ना कि भैया इस वाले रास्ते से जाएगा तो इजीली पड़ेगा, तो मैं उससे जाऊंगा। तो इन्होंने बोला कि भाई ये तो पढ़ना है ही, अगर वो सामने से डिफाइन करके दे रहे हैं, उसका मतलब वो चीज इंपॉर्टेंट है, वो उस चीज से ही कुछ पूछने वाले हैं। ठीक है, मतलब पापा ने बोला था ना कि इस रास्ते से मत जाइयो, तो इससे जाइयो, तो हो सकता है यहाँ पे कोई दुकान आई हो, पापा ने बोला उससे कुछ लेके आना है, तो है ना कि मतलब पापा ने बोला है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इन्हें सिमिलर फॉर्म जब जैम के सिलेबस में डिफाइन किया है कि हमें ये वाली मैट्रिक्स तो इंपॉर्टेंटली पढ़नी है, तो इनको पढ़ना है, इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह यूज होंगी एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एप्लीकेशन। ओके, ये सब हम पहले कर चुके हैं, मतलब पहले वाले सिलेबस में भी थे। ओके, डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। ओके, मतलब बेसिकली 12th वाले लेवल पे बात कर रहे हैं, कि स्कूल लेवल पे हमने जो चीजें पढ़ी थी उनके ऊपर ही बात चल रही है। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, ओके, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट, ओके, इनवर्स एंड रिलेटेड, ओके, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ओके, कॉलम, ओके, स्टैंडर्ड, ओके 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 ओके। ठीक है, देखो यहाँ पे ना रैंक ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, ये हम पहले भी पढ़ते थे, इनकी कोई प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हमें याद रखना होगा, कि अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स थी, उसकी कोई रैंक थी ए, बी थी उसकी उस रैंक थी बी, तो अगर हम ए बी का प्रोडक्ट करते हैं तो उनकी रैंक कहाँ पे लाई करेगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, किसी भी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ोगे तो वहां पे मिलेंगी, इन सबको हमें याद रखना होगा। ओके, उसके बाद पार्टीशन ऑफ मैट्रिक्स, ओके, ये चीज भी हम पढ़ चुके हैं आई गेस। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ओके, प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन, ओके, ग्रामर रूल, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक रूल, ओके। तो यार देखो इसमें भी मतलब लीनियर अलजेब्रा में भी जो सिलेबस मुझे दिखा वो है कि नियरली सेम है, पहले भी हम चीजें सारी पढ़ते थे, बस वहां पे है कि ये वाले पार्ट को हम स्किप कर देते थे, अब स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, स्किप कर देते थे, मतलब देखो अब मेरी बात मानोगे ही नहीं कि हाँ भैया बोल रहे स्किप कर देते तो कर देते हैं, नहीं मतलब एक चांस था कि बच्चे स्किप कर देते थे, पॉसिबल था। ठीक है, लेकिन अभी उन्होंने लिखा है तो स्किप नहीं करेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें वेक्टर स्पेस वाले पार्ट को भी पढ़ना होगा, इन एडिशन टू सिंपल मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। ओके, तो ये तो हमारे पास था मैथ्स का। तो मैथ्स में हमने देखा कि जो रियल था उसके अंदर कन्वर्जेंस की रेडियस की बात हुई है, जो हमारे पास नया टॉपिक है। ओके, उसके बाद इंटीग्रल में कोई भी नई बात नहीं हुई थी, और अलजेब्रा के अंदर हमारे पास बात हुई वेक्टर स्पेस की, जो पहले भी था बट हाँ पहले डिफाइन नहीं था, यहाँ पे डिफाइन है तो इसको पढ़ना पड़ेगा। और जो हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस था उसके अंदर हमारे पास टॉपिक एड ऑन हुआ, कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें हैं जिनको हम एड ऑन करके पढ़ना होगा। तो ये हमारे पास सिलेबस में कुछ नया था। इसके बाद हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर देखो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी दे रखा है, तो सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी के अंदर वो लोग हमसे नया क्या ही पूछेंगे, क्योंकि पहले ही उन्होंने पूरी प्रोबेबिलिटी पूछ रखी है, तो यहाँ पे भी कुछ भी नया नहीं पूछेंगे। तो अगर प्रोबेबिलिटी के सिलेबस को देखोगे तो सब कुछ सेम होगा, कि देखो सबस्पेस दे रखा है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ओके, फ्रीक्वेंसी, एक्सोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, प्रॉपर्टीज, एडिशन, ओके, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। ओहो, तो यहाँ पे सबसे जो पहले जो नई चीज मेरे को दिखी वो है ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, जो पहले सिलेबस में नहीं थी, लेकिन अभी हमें इसको भी पढ़ना होगा। ओके, बोल्स इनइक्वालिटी, ओके, बर्फन इक्वालिटी, ये एक नई इक्वालिटी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये इनइक्वालिटी मेरे को भी नहीं पता क्या होती है, आई गेस पढ़ा हो लेकिन नाम याद नहीं हो, तो ये प्रॉपर्टी कुछ नहीं है। ओके, उसके बाद थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम,
पेयर वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी के अंदर पहले वाली ही सारी चीजें, यहाँ पे एक चीज जो एड ऑन हुई है वो है ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी मेजरली। तो हमें ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी को भी बेसिक देखना होगा। अब थिंग इज हमें मतलब ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी के अंदर कितना जाना होगा, क्या हमें उसको डीपली पढ़ना होगा? तो उसका आंसर होगा नो, हमें बहुत ही डीपली नहीं पढ़ना होता, हमें बस बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। मतलब जितना भी जैम का सिलेबस होता है या फिर जितने भी हमारे जैम लेवल के पेपर होते हैं, उन सब में क्या होता है, हमें सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि सिलेबस में कहना क्या चाह रहे हैं। मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि हाँ यार, मतलब मेरे को पापा ने बोला है कि इस रास्ते से जाना है, कि मेरे को पता होना चाहिए कि हाँ चलते कैसे हैं, ठीक है, चलते कैसे। अगर वो पता चल गया तो मैं रास्ते से कहीं ना कहीं पे चल चल के घर पहुंच ही जाऊंगा, ठीक है। तो वही बात है कि जैम का सिलेबस दे रखा है, तुम्हें सिलेबस का आइडिया होना चाहिए। ये नहीं है कि हाँ भैया मेरे को तो मतलब मेरा एक फ्रेंड था, और वी कैन से फ्रेंड तो नहीं, मतलब एक था, मतलब लिंक में कोई था, उसने मेरे से बोला कि ठीक है मैं भी पढ़ता हूँ जैम के लिए। मैंने कहा ओके पढ़ो। तो शायद जैम 2021 का पेपर अपीयर किया था उन्होंने भी। तो कुछ टाइम पहले उनका मैसेज आया कि है ना, दिसंबर चल रहा था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को ना पूरा दिसंबर हो गया, मैंने फाइनली प्रोबेबिलिटी पढ़ ली। तो लगा अच्छा ओके। तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब कितना प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी पढ़ा? तो उन्होंने मेरे को 2-3 बुक का नाम दे दिया कि इस बुक में जितना भी था वो भी पढ़ लिया, इस बुक में था वो भी पढ़ लिया, इसमें था वो भी पढ़ लिया। आई वाज लाइक तूने मतलब एक प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक था, उसके अंदर 1 महीना लगा दिया, और वो भी एग्जाम से 1 महीने पहले। तो मतलब वो वर्थवाइल नहीं है। मतलब हमें पढ़ना है, लेकिन एक तमीज से पढ़ना है। वो नहीं कि मैं एक ही टॉपिक को लेके यस मैं तो इसमें मास्टरी कर चुका, नहीं भाई, उनको रिक्वायरमेंट नहीं है। उनको है बेसिक आइडिया होना चाहिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है, और अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है कि हमें टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो नया टॉपिक ऐड ऑन हो गया वो हो गया ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर। ओके, तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस थे उनके ऊपर ही बात होगी यहाँ पे भी। और कैसे रैंडम वेरिएबल वाला टॉपिक होना चाहिए था ना, वही है, रैंडम वेरिएबल वाला ही है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, पहले इसका नाम बोलते थे रैंडम वेरिएबल। ओके, तो रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन, सीडीएफ क्या होता है, ओके, डिस्क्रीट कंटीन्यूअस क्या होता है, पीएमएफ, पीडीएफ क्या होता है, सीडीएफ क्या होता है, ठीक है। पुराने वाली चीजें, जोकोबियन मेथड पहले भी था, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन पहले भी था, मोमेंट्स वगैरह क्या होते हैं, मीन मीडियन क्या होता है, ये चीज हमें मतलब स्टैंडर्ड जो हमें डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव डिस्ट्रीब्यूशन था, वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो था, हमें वो पढ़ना होगा। पहले भी पढ़ते थे, मतलब जो भी स्टैट स्टार्ट करता है डिस्क्रिप्टिव से ही करता है। तो वो सब चीजें हमें याद होनी चाहिए कि मीन मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, क्वांटाइल्स क्या होते हैं, क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, ये सब चीजें हमें पढ़नी होंगी, स्क्यूनेस कुर्टोसिस। तो ये चीज मतलब जो भी पढ़ रहा था उसको पहले भी पढ़ी होंगी। तो ये सब चीजें, इसमें कुछ भी नया नहीं है यहाँ तक तो, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ये भी नया नहीं है। यूनिकनेस प्रॉपर्टी, वो भी नई नहीं है। मार्कोव एंड सेबेसियस इनइक्वालिटी, ये भी नई नहीं है। तो यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के अगर अंदर हम देखें तो इसको बेसिकली रैंडम वेरिएबल वाली जो यूनिट थी उससे इक्वेट किया गया है। सारे सेम के सेम टॉपिक है, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है। अगर कोई यहाँ पे मेरे को आके बोले कि भैया पहले सिलेबस में कुर्टोसिस नहीं था, तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई तब भी पढ़ना था, ठीक है। कुर्टोसिस, स्क्यूनेस, ये चीजें पढ़नी होनी चाहिए, मतलब बेसिक आइडिया स्टैट्स के बारे में ये तो हमें पता होना चाहिए। इसके बाद आगे चलना चाहिए, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। उसके बाद इन्होंने स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस की बात की है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल, जो हम पहले भी पढ़ते थे, बर्नौली बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक, ओके, पॉइसन, हाइपर ज्योमेट्रिक, ओके। तो यूनिफॉर्म में जितने भी इन्होंने बोले वो हम पहले भी पढ़ते थे, कुछ भी नया नहीं है। उसके बाद यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल, डबल एक्सपोनेंशियल, गामा, बीटा, ओके, नॉर्मल, कोशी। तो पहले कोशी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन अभी है, मतलब होगा अभी या पता नहीं। मतलब पहले अगर हम कोशी को छोड़ भी देते थे तो भी काम चल जाता था, लेकिन अभी इन्होंने डिफाइन कर दिया कि कोशी के बारे में भी पढ़ना है, तो हमें कोशी के बारे में भी पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशंस में तो वही है कि उनकी सारी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि कौन सा रैंडम वेरिएबल कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, उसमें उसका पीडीएफ या फिर पीएमएफ क्या होगा। और स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज के अंदर क्या गया, एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस, एमजीएफ वगैरह, मतलब बेसिक प्रॉपर्टी जो थी वो सब हमें याद रखनी होंगी। यहाँ पे वो चीजें हैं। इंटर रिलेशन, ओके, ये चीज तो मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि अगर पीछे मेरे वीडियोस फॉलो किए होंगे तो मैं बोलता रहता हूँ कि स्टैट्स में तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये वाला क्वेश्चन इस चीज से आ रखा है। हो सकता है तुम्हें लगेगा ये वाला क्वेश्चन कुछ टॉपिक एक्स से आया होगा, मैं बोल रहा हूँ वाई से आया होगा, हम दोनों का फ्रेंड आ रहा है वो कहेगा एक्स और वाई दोनों से आया है। उसका मतलब हमारे पास स्टैट्स में सारी चीजें इंटरलिंक्ड हो रखी है। तो हमें उन सब चीजों को इंटर रिलेशन समझना पड़ेगा कि एक चीज इससे कैसे इंटरलिंक्ड है, वो चीज हमें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कुछ भी नया नहीं है, नथिंग न्यू, पुराने वाला सिलेबस, ओके। उसके बाद हम आगे चलते हैं मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी मेरे को किसी ने बोला था कि मल्टीवेरिएट कुछ नया है, तो भाई थिंग इज पहले हमारे पास था रैंडम वेरिएबल 2, मतलब ठीक है, जिसको हम बोलते थे कि 2 वेरिएट वाला।
इन्होंने मल्टीवेरिएट नाम दे दिया। तो तुमसे ये नहीं पूछेंगे कि हमारे पास 15-20 हैं, ठीक है, 15-20 एक्स होंगे, उन सबको ऐड ऑन करके मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट कर देगा, ऐसा नहीं पूछेंगे वो लोग। वो हमसे पूछेंगे कि हाँ भाई थोड़ी नाम चेंज कर दिया, मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया, जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन थे 2 वेरिएट थे, 2 वेरिएट को मल्टीवेरिएट नाम दे दिया, ठीक है। हो सकता है ना एक से ज्यादा हमेशा अनेक होते हैं। ओके, तो मल्टीवेरिएट के अंदर इन्होंने बोला डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स और वी कैन से वेक्टर, ठीक है। अब देखो मल्टीवेरिएट का मतलब एक नहीं, वहां पे एक से ज्यादा होंगे, तो अगर 2 रैंडम वेरिएबल ले लूंगा तो रैंडम वेक्टर बन जाएगा, 3 लूंगा तो भी रैंडम वेक्टर बनेंगे एंड सो ऑन। तो इन्होंने रैंडम वेक्टर क्या होता है ये डिफाइन करना पड़ेगा। जॉइंट और मार्जिनल पहले भी हम पढ़ते थे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के। ओके, कंडीशनल, ओके कंडीशनल भी हम पढ़ते थे। इंडिपेंडेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल ये भी हम पढ़ते थे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ओके ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। जॉइंट मोमेंट्स ये भी हम पढ़ते हैं बाइवेरिएट के अंदर और वी कैन से मल्टीवेरिएट के अंदर। ओके, कोवेरिएंस कोरिलेशन ये भी हम पढ़ रखे हैं। उसके बाद जॉइंट एमजीएफ की बात करें तो ये भी हमने पढ़ना होता है, पहले भी सिलेबस में पढ़ते थे। यूनिकनेस ऑफ जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, ओके यूनिक, देखो एमजीएफ तो हमेशा यूनिक होता है, इसके ऊपर तो हमें कुछ मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ये तो मतलब बात है कि हाँ भाई एमजीएफ होता है वो यूनिक होता है। अगर दो हमारे पास एमजीएफ सेम है तो वो जिस रैंडम वेरिएबल से बने होंगे वो सेम होगा। ओके, अब कंडीशनल मोमेंट्स, ओके ये भी हम पहले पढ़ते थे। कंडीशनल रिलेटिव प्रॉपर्टी, मतलब इसमें भी कुछ भी नया नहीं है। जो मल्टीवेरिएट है बेसिकली इसको इन्होंने जॉइंट पीडीएफ और वी कैन से जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, वो था वो वाला सिलेबस पूरा का पूरा सेम है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर हम आगे बात करते हैं स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये थोड़ा इन्होंने कुछ नया, हम इसको बोल सकते हैं समथिंग न्यू, ठीक है। अब समथिंग न्यू का मतलब ये उन लोगों के लिए है जो 70% मेरे वाली कैटेगरी में आता है कि मेरे को कुछ सिलेबस छोड़ना है, पूरा मैं नहीं पढ़ रहा, मतलब 100 यूनिट है तो मैं 70 ही करूंगा, तो वो लोग हैं ये, मतलब उनके लिए है। जो पहले भी पूरा पढ़ रहे थे वो इसको मतलब बाइवेरिएट के अंदर कवर कर रहे थे, लेकिन जो मेरे वाले थे कि हाँ हम नहीं पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उनके लिए थोड़ा नया हम बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन नया टॉपिक आ गया। अब इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन एज ए जनरलाइज्ड ओके बाइनोमियल एंड इट्स प्रॉपर्टी, ठीक है। कि बाइनोमियल की जनरलाइजेशन लिखनी है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ठीक है, ये पढ़ना है। तो ये मतलब इतना टफ नहीं है, बहुत ईजी है। फिर है बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो काफी लोगों ने बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ भी रखा होगा। तो बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हमें बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं पूछेंगे, मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंट होके बोल रहा हूँ बट आई डोंट नो, मतलब ये है कि हमें कुछ नई चीज पढ़ने के लिए बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो चाह रहे हैं कि हमें इसका आइडिया होना चाहिए, ठीक है। वो ये नहीं चाह रहे कि हमें बहुत कुछ आता होना चाहिए, हमें एक आइडिया होना चाहिए कि अगर हमारे पास न्यूमेरिकल आ गया तो हम उसके ऊपर कोई अप्रोच लगा पाए, ठीक है। ये चीज वो चाहिए होती है, मतलब उनको ये नहीं कि यार सब कुछ ही आता हो, क्योंकि जेएमएस सिलेबस में देखा होगा कि काफी क्वेश्चंस काफी इजी भी आते हैं। हम किसी भी ईयर में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ना क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं कि जो बहुत इजी होते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आईटी वाले चाह रहे हैं कि बहुत ही टफ देंगे, नहीं, वो हर लेवल के देते हैं, बस हमें एक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे कि इन्होंने बोला कि बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ना है, ठीक है। तो इसके जितने भी हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, बाइवेरिएट नॉर्मल के जितने भी पैरामीटर होते हैं उन सबको याद करना होगा, उन सबको समझना होगा, ठीक है। उसके बाद मार्जिनल कंटेंशनल, ओके ये चीज भी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नया टॉपिक दिखा वो है बाइवेरिएट नॉर्मल और मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर बाइनोमियल, ठीक है। ये चीज हमें एक नई है जिसको हमें पढ़ना होगा। लेट मी चेंज द कलर, लेते हैं, ठीक है। ये चीजें हमारे पास कुछ नई है, इसको हमें पढ़ना होगा, ये जो पहले नहीं थी, ठीक है। अब इसके ऊपर हम आगे बात करते हैं। तो आगे अगर हम आते हैं, सिलेबस काफी ज्यादा है, चलो कवर करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है लिमिट थ्योरम। लिमिट थ्योरम के अंदर देखो कुछ नया हो ही नहीं सकता। हमारी स्टैंडर्ड बुक के अंदर जो सिंपलेस्ट लिमिट थ्योरम के अंदर क्वेश्चंस होते हैं या फिर जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनको ही कवर करवाएंगे, वही करवा रखे हैं। कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, इंटर कोरिलेशन, सॉरी इंटर रिलेशन, ये चीजें, वीक ऑफ लार्ज नंबर, ओके सीएलटी, ठीक है। तो ये पहले भी सिलेबस था, अब भी है, कुछ भी नया नहीं है। आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो थिंग इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी हमसे कुछ भी नया नहीं पूछेंगे, बस वहां पे आया था कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमें जो चीजें दे रखी थी वो था कि काई टीएफ, इनकी प्रॉपर्टीज हमें याद करनी होती थी। यहाँ पे बस उस सिलेबस को थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दिया। सबसे पहले इन्होंने लिखा कि रैंडम सैंपल क्या होता है, पैरामीटर स्टैटिस्टिक क्या होते हैं, ये चीज मतलब पढ़ रखी होती है जनरली, स्टैट्स वाले बच्चे को ये चीजें आनी होनी चाहिए। उसके बाद है ऑर्डर स्टैट्स। तो पहले देखा जाए तो पहले वाले सिलेबस के अंदर ऑर्डर स्टैट्स को अलग से लिख के नहीं देते थे, अंडरस्टूड होता था,
कि ये चीज हमें पढ़नी होगी सो दैट हमें स्टैट्स समझ में आए। यहाँ पे बस उस सिलेबस को थोड़ा डिफाइन करके दे दिया कि हमें ऑर्डर स्टैट्स भी अलग से पढ़ना होगा। तो क्या है, डेफिनेशन पढ़नी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ rth ऑर्डर, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है। कि देखो इन जनरल ऑर्डर स्टैट्स में हमें जो चीज याद रखनी होती है वो होती है मिनिमा, ठीक है, जो x1 होता है और जो मैक्सिमा होता है xn, इन दोनों की प्रॉपर्टीज अगर हम याद रखेंगे और एक स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रख लो, अगर ये तीन चीजें हमें याद हैं तो मतलब ऑर्डर स्टैट्स का जहां पे भी यूज हो रहा होगा हम कर लेंगे, कुछ भी नया नहीं है, ये हम पहले भी पढ़ते थे। उसके बाद हम बात करें कि सेंट्रल का स्क्वायर, ओके, का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हम पहले भी पढ़ते थे, डेफिनेशन, ओके, प्रॉपर्टीज, कुछ भी नया नहीं है। उसके बाद टी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी भी प्रॉपर्टीज, ओके, कुछ भी नया नहीं है। उसके बाद एफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी भी प्रॉपर्टीज, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी कुछ भी नया नहीं है, बस लिख के दे दिया ऑर्डर स्टेट्स। तो ऑर्डर स्टेट्स से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ पे भी, यहाँ पे ऑर्डर स्टेट्स का यूज होगा, कुछ भी नया नहीं होगा, ओके, यूज होगा बस। उसके बाद हम बात करें एस्टिमेशन थ्योरी की, तो एस्टिमेशन थ्योरी के अंदर इन्होंने अनबायसनेस, सफिशिएंसी, फैक्टराइजेशन, कंप्लीट स्टैटिस्टिक, कंसिस्टेंसी एंड रिलेटिव एफिशिएंसी, कुछ भी नया नहीं है। यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेट, इसमें भी कुछ भी नया नहीं है, पहले भी था। राव ब्लैकवेल, ओके, राव ब्लैकवेल हम पहले भी पढ़ते थे, लेमन शेफे हम पहले भी पढ़ते थे, एप्लीकेशन एंड सीआर इनइक्वालिटी, ठीक है। तो देखा जाए तो एस्टिमेशन थ्योरी के अंदर इन्होंने जो भी बोला वो पूरा पुराने वाला सिलेबस है, बस उस सिलेबस को थोड़ा एक्सपेंड किया। तो पहले एस्टिमेशन थ्योरी के अंदर ही नीचे वाले टॉपिक आ जाते थे, अब इन्होंने अलग से डिफाइन कर दिया, एक और यूनिट बना दी कि मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन, अगर हम उनके ऊपर बात करें तो उनके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होगा। उनके अंदर है मेथड ऑफ मोमेंट्स, likelihood, okay, invariance of maximum likelihood estimator, okay, least square estimation and property in simple linear regression models, okay, confidence interval and confidence, okay, confidence interval of parameter of univariate, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पे भी कुछ भी नया नहीं है, पहले इन दोनों यूनिट को मिला के हमारे पास इन्फ्लुएंस पार्ट 1 बनता था, जिसको हम बोलते थे एस्टिमेशन थ्योरी। अब इन्होंने इसको दो पार्ट में कर दिया, एक में एस्टिमेट करवा दिया, एक में मेथड बता दी, ठीक है। पुराने वाला सिलेबस ही है, जहाँ पे एक अलग से लाइन लिखी है कि हमें लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन देखना होगा, किसके लिए, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के लिए। तो ये अंडरस्टूड है कि जब हम पहले पढ़ रहे थे तब भी इस चीज को हम कवर कर रहे थे, कहीं ना कहीं पे हम ये चीज पढ़ रहे होते थे कि जो हमारा बीटा 1 और बीटा नोट था उसको हम एस्टिमेट किस फॉर्म में कर रहे थे। फर्स्ट ईयर में देखोगे तो क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो ये भी नया नहीं है, बस सिलेबस में थोड़ा लिख के दे दिया, ओके। तो देखा जाए तो सिलेबस को बस एक्सपेंड करके समझा रखा है कि बेटा देखो ये पढ़ना है, उसके बाद तुम्हें ये पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है। पहले ये था कि सिलेबस थोड़ा मतलब सिंपल फॉर्म में लिख रखा था कि हाँ तुम्हें इतना पढ़ना है, उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है वो नहीं बताया था। यहाँ पे बता रखा है कि तुम्हें इस टॉपिक के अंदर ये चीज पढ़नी है, इसके अंदर ये पढ़ना है, तो कुछ भी नया नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है उसके अंदर बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो इसके अंदर भी मेरे को लग रहा है कुछ नया नहीं पूछेंगे। नल अल्टरनेटिव, ओके, टाइप 1 टाइप 2, critical region, alpha, size, power, okay, p value, most powerful critical region, okay, mp, okay, uniformly, ठीक है, np lemma, okay, without proof, सिंपल सी बात है, ठीक है, एप्लीकेशन एंड कंस्ट्रक्शन, ओके, ये भी ठीक है, पैरामीटर, सिंगल पैरामीटर, ओके, ओके, ठीक है। देखो जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है उसमें भी जो पुराना सिलेबस था वो का वो है, कुछ भी नया नहीं है, यहाँ पे भी कुछ भी नया नहीं है, ठीक है, पुराना सिलेबस है वही है। तो अगर हम इसको देखें, मतलब समराइज करें कि सिलेबस में इन्होंने क्या किया, तो अगर मेरे पास जैम एमएस का सिलेबस में देखता हूँ जो अभी 2022 से आना स्टार्ट होगा या फिर 2022 में होगा, उसमें एक जो सबसे पहला टॉपिक इन्होंने बोला वो है 30% मैथ्स एंड 70% स्टैट्स। तो इसका मतलब स्टैट्स की वेटेज बढ़ जाएगी, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मैथ्स नहीं पढ़ना, इसका मतलब ये हो गया कि मैथ का एप्लीकेशन पार्ट बढ़ जाएगा, जो एप्लीकेशन पार्ट यहाँ पे भी टेस्ट हो सकता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो मैथ्स में एप्लीकेशन पार्ट है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अब स्टैट्स की वेटेज बढ़ा दी तो इसका मतलब जो टीचर होगा या प्रोफेसर होगा जो पेपर सेट करेगा वो चाहेगा कि मैथ्स के कॉन्सेप्ट भी हम स्टैट्स में ही टेस्ट कर लें, तो कहीं ना कहीं पे यूज करवा देगा, ठीक है। मतलब प्रोफेसर होगा, एक्सपीरियंस होगा उनके पास इतना सारा, तो वो तो कहीं पे भी किसी भी चीज को यूज करवा सकते हैं। मतलब एक प्रोफेसर होगा, मतलब हो सकता है ना, एक मेरे पास एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, उसको हो सकता है मेरा फ्रेंड एक फॉर्म से सोल्व कर रहा हूँ, मैं दूसरे से, मैं तीसरे से, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक आइडिया हो रहा होगा, हम उसको अप्लाई कर रहे होंगे, सोल्व कर रहे होंगे। अब जो आईटी का प्रोफेसर होगा, अब उनको तो बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा, तो वो एक ही क्वेश्चन को बहुत तरीके से सोच भी सकते हैं ना, ठीक है। तो वो यही करेंगे, वो क्या करेंगे, वेटेज कम हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंस कम होगी, इसका मतलब हो गया उसका एप्लीकेशन हमें यूज करना आना चाहिए। तो एक चांस है कि वो हमारे पास मैथ्स की एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन स्टैट्स में इन्वॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो यही एक चीज था। उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस के ऊपर हम बात कर रहे थे, वहां पे एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई थी,
उसके बाद हमारे पास रियल में कुछ भी नया नहीं था देखा जाए तो, एक था कन्वर्जेंस वाला, रेडियस वाला, ठीक है। उसके बाद लीनियर में कुछ नया था, मेरे को तो लगा नहीं, तो कुछ भी नया नहीं था। वेक्टर स्पेस हम ले सकते थे कि पहले छोड़ देते थे, अब पढ़ना होगा। उसके बाद अगर मैं इंटीग्रल की बात करूं तो वहां पे भी कुछ भी नया नहीं था। अब स्टैट्स के अंदर बस एक चीज जो मेरे को नहीं दिखी, वो नई चीज थी हमारे पास, वो था कि बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास एक नॉर्मल वाला पढ़ना होगा, और क्या पढ़ना होगा उसके अलावा हमें पढ़ना था एक बाइनोमियल वाला, बाइनोमियल को मल्टीनोमियल की फॉर्म में, ठीक है। तो देखा जाए तो सिलेबस में कुछ भी नया नहीं है, पुराने वाले सिलेबस को ही एक्सपेंड करके लिखा है। तो बस पुराने वाली थ्योरी या फिर जितना भी हमारे पास चल रहा था उसी को हम ऐड ऑन करते रहेंगे, उसको ही पढ़ते रहेंगे। तो सिलेबस में कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। तो अपने आप तैयारी अच्छे से करते रहिए। चैनल के ऊपर काफी वीडियोज हैं, उनको फॉलो कर सकते हो। और मतलब जैसा मैं पहले भी बोलता आया हूँ कि मेरे चैनल से पढ़ने से ये नहीं है कि तुम्हें सब कुछ आ जाएगा, लेकिन हाँ, मेरे चैनल से वीडियो देखने से एक सिलेबस का एक आइडिया लग जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है और किस फॉर्म में पढ़ना है। तो उसके लिए तुम वीडियोस को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद किसी भी स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करोगे। बीच में मैंने बोला था कि किसी एक ही बुक को फॉलो करेंगे, या फिर ये बोला था कि हाँ, एक ही यूनिट के लिए ये नहीं है कि तुम 5-6 बुक्स को लगा दिया कि हाँ भैया मैंने तो एक महीने में इतना सब एक ही यूनिट के लिए पढ़ लिया। नहीं भाई, एक बुक को पढ़ो लेकिन बहुत तमीज से पढ़ो। और मतलब कि 10 दिन में एक यूनिट कंप्लीट करोगे तो भी बहुत ज्यादा टाइम होता है, 10-12 यूनिट हमारे पास पूरे हैं। तो नियरली देखा जाए तो 100 दिन का पूरा सिलेबस है। 100 मतलब और लगा लो 150, ज्यादा से ज्यादा 200 दिन का, ठीक है। तो हर दिन अगर तुम 2-2 घंटे भी कवर करते हो तो बहुत हो गया, ठीक है। तो पुराने वाला सिलेबस ही है, बस एक्सपेंड करके दिया है। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे और पढ़ते रहेंगे। तो आज के वीडियो में यही था, सिलेबस का रिव्यू और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग। आई होप चीजें हेल्पफुल रही होंगी। थोड़ा मतलब अगर कोई डाउट हो गया नए सिलेबस को देख के तो कवर अप हो गया होगा कि हाँ कैसे कैसे क्या नया है। तो कुछ भी नया नहीं है देखा जाए तो, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखेंगे। ओके, थैंक यू।